Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about the gravitational force between light bodies and heavy bodies. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लाइटर बॉडी और हेवियर बॉडी के बीच में कैसे होता है, कितना होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लें कि पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो दिस इज माय सेकंड वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द ग्रेविटी। ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये पता चला कि ग्रेविटी जो है अर्थ के पास होता है। ठीक है, जिससे वो कोई भी ऑब्जेक्ट को वो अपने तरफ क्या करता है, खींचता है। ठीक है, अपने तरफ पुल करता है एंड दैट पुल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, लेकिन बाद में हम लोगों ने ये भी क्लियर किया, ठीक है, बाद में हम लोगों ने ये भी क्लियर किया कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, ठीक है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, वो सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, ठीक है, अर्थ और एनी ऑब्जेक्ट पे ही नहीं, बल्कि पूरे, ठीक है, बल्कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस सभी पे ही ये क्या होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, पाया जाता है। यानी जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी को न्यूटन्स ने एक लॉ के द्वारा क्या किया, एक्सप्लेन किया एंड द नेम ऑफ दैट लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वो क्या कहते हैं कि नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरे ये यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बाय द फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2 जिसका मास m और ये कैपिटल M और ये स्मॉल m, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच में जो दूरी है, ठीक है, क्या है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको सॉल्व करने पे हम लोगों को क्या मिला कि F इक्वल टू G विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m स्मॉल m बाय d स्क्वायर। सो दिस मच फोर्स इज एक्ट, ठीक है, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। और उसके बाद से हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि द वैल्यू ऑफ G, ठीक है, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, और G का SI यूनिट क्या होता है आपका, तो यहां से हम लोग SI यूनिट भी निकाले थे कि G इक्वल टू, ठीक है, F D स्क्वायर बाई M कैपिटल M। तो SI यूनिट क्या होता है G का, तो G का SI यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ G। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे कि जो हेवी ऑब्जेक्ट है चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कितना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो टुडेस टॉपिक इज व्हाट, हमारा आज का टॉपिक क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट्स एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स। तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही है, ठीक है, फॉर्मूला सेम है। दैट मीन्स द फॉर्मूला अप्लाइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट एंड हेवी ऑब्जेक्ट इज सेम। दैट मीन्स F इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m, ठीक है,
डिवाइडेड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और d स्क्वायर, कहीं कहीं बुक में r भी दिखाएगा, ठीक है, कहीं कहीं d भी रहेगा, तो वो दोनों ही क्या है एक्चुअल में डिस्टेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा गया है? इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया है क्योंकि ये जो वैल्यू है g का, ना तो ये ऑब्जेक्ट 1 और ना ही ये ऑब्जेक्ट 2 के मास पे डिपेंड करता है, ना ही इनके बीच में जो दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना ही नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही शेप साइज किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। दैट मीन्स पूरे ब्रह्मांड में इसका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगा के हमको क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट के बीच में चाहे हेवियर ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए 3 केस एराइज होते हैं, ठीक है, 3 केस एराइज होते हैं। पहला केस ये हो कि व्हेन अ टू बॉडीज, दोनों बॉडी जिसका मास क्या हो? 1 किलो हो दोनों का, और दोनों ही एक दूसरे से क्या हो? 1 मीटर की दूरी पे हो, ठीक है। यानी दोनों बॉडी का मास कितना हो? 1 किलो हो, और दोनों एक दूसरे से कितना हो? 1 मीटर की दूरी पे हो, ठीक है। तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? 1 किलो तो लाइटर बॉडी हो ही गया, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर हो, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो हम लोग फाइंड करके देखेंगे। उसके बाद से हम लोग फाइंड करेंगे कि एक जो बॉडी है वो क्या हो? लाइटर हो, दैट मीन्स 1 किलो ले लीजिए, और दूसरा उस बॉडी को हम कहां पे ले लें? अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। यानी दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्या ले लें? अपना अर्थ। तो अर्थ सरफेस पे 1 किलो कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से व्हेन द बॉडी, दोनों बॉडी हेवी हो तब, तो उस दोनों बॉडी को हेवी के लिए हम लोग कोई एग्जांपल ले लेंगे, अर्थ और मून ले लेंगे, क्योंकि ये सब क्या है आपके? अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, मून एक सैटेलाइट है, हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है। तो ये दोनों बॉडी को हम लोग लेके देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है। तो ये तीनों केस को हम लोग क्या कर लेते हैं? एक एक केस को देखते हैं कि कितने ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला हम लोग ले लेते हैं क्या? दोनों ही बॉडी, तो लेट, ठीक है, एम फर्स्ट बॉडी, ठीक है, फर्स्ट बॉडी कितना ले लेते हैं? 1 किलो फर्स्ट बॉडी, ठीक है। लेट फर्स्ट बॉडी मास, या मास ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना ले लेते हैं हम? 1 किलो, ठीक है। उसके बाद से मास ऑफ सेकेंड बॉडी कितना ले लेते हैं? दोनों ही 1 किलो है, ठीक है, दोनों को 1-1 किलो ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को 1-1 किलो ले लेते हैं। उसके बाद से डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है। तो अब इसको फिगर बना के दिखा दें आपको। मान लीजिए ये एक बॉडी हो गया, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी हो गया, ठीक है। इस बॉडी 1 kg मास, इसका भी 1 kg मास, और दोनों के बीच में दूरी कितना है? तो 1 मीटर। अब इसका हम क्या निकालें? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, क्या है कि F is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to their distance, square of the distance between them. So F equal to capital G, gravitational constant, M कैपिटल M, यानी अलग अलग मास है, ठीक है, इसलिए एंड R स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस। तो अब वैल्यू पुट कीजिए, तो F इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। मास कितना है? तो 1 kg एक, दूसरा मास कितना है? तो 1 kg,
ठीक है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब 1 1 है, आई डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 कितना आएगा, न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, क्योंकि इसका यूनिट है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो ये दोनों केजी जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ न्यूटन। दैट मीन्स जब बॉडी आपका क्या हो, लाइटर हो, 1-1 किलो का हो, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है, उन दोनों के बीच में फोर्स जो है आपका F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन, दिस मच फोर्स इज एक्ट। अब ये फोर्स क्या है, 10 टू द पावर -11 न्यूटन, दैट मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स है, बहुत ही क्या है, कम फोर्स है, जिसके कारण हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये क्या नहीं होता है, फोर्स जो है इतना ना वीक है कि ये एक दूसरे को क्या नहीं कर पाते हैं। जैसे अर्थ जो है क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता हुआ आपको दिखाई देता है कि, या कोई चीज ऊपर से हम लोग ड्रॉप करते हैं तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमको वो उस तरह का अट्रैक्शन इसलिए नहीं दिखाई देगा कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, बहुत ही कम है। अंडरस्टैंड नाउ। अब सेकेंड केस देख लें। सेकेंड केस में हम क्या ले लें कि एक हेवी बॉडी ले लें, तो अर्थ को ले लीजिए हेवी बॉडी, ठीक है, जिसका मास कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, अर्थ का मास कितना होता है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg मास होता है। ठीक है, अब इस सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, इस सरफेस पे कोई हम ऑब्जेक्ट ले लें, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 1 किलो ले लीजिए मास, ठीक है, जिसका मास कितना ले लीजिए 1 kg ले लीजिए। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो दोनों की दूरी जो नापा जाता है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से दूरी जो है कहां से लिया जाता है, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट की सेंटर तक ले हम लोग दूरी लेते हैं। ठीक है, तो वो दूरी कितना होता है, तो इसका अर्थ का रेडियस, ठीक है, दैट डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, तो अर्थ का जो रेडियस होता है उतना ही उसका क्या होता है, दूरी होता है। ठीक है, तो अब इसको रेडियस कितना होता है, तो इसका रेडियस इक्वल टू 6400 किलोमीटर इसका क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, 600, ठीक है, 6400 किलोमीटर इसका क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको किसके बीच में लेना है, तो अर्थ और इस बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय क्या होगा, R स्क्वायर। अब यहां पे कैपिटल M का मतलब मान लीजिए मास ऑफ अर्थ ले लीजिए, स्मॉल m क्या ले लीजिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और ये R को क्या ले लीजिए, तो डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर ना। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू,
ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू मालूम है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, इंटू मास ऑफ अर्थ, तो कितना इंटू 10 टू द पावर 24 किलो, ठीक है। उसके बाद से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन कितना है, तो 6400 किलोमीटर। तब ये किलोमीटर जो है हमारा एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, ठीक है, तो मीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 6400 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसको चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 64, ये 00 और उधर का 3, ठीक है, दिस मच, दैट मीन्स 64 लाख मीटर हो गया, 64 लाख मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको पावर में ले लें तो कितना हो जाएगा 6.4, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, 10 टू द पावर 6 मीटर लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारा कितना आया था, F इक्वल टू जी का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 24 अर्थ का वेट हो गया, मास हो गया, और 1 ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4, क्योंकि स्क्वायर में था, इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। अब इसको और सिंपल कीजिए तो इक्वल टू 6.67 इंटू 6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 24, आइए माइनस 11, ये दोनों को हम इतना लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 7 42, 6 जा 36 और 4 40, ठीक है, 6 जा 36 और 4 40, दैट मीन्स 40.202, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, अब इसमें से इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस 11 13 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64 कर दीजिए, 64 इंटू 64, 4 4 16, ठीक है, 4 6 जा 24 और 1 25, ठीक है, इंटू 6 4 जा 24, ठीक है, 6 6 जा 36 और 2 38, ठीक है, तो 6 और 9 10 एंड 4, ठीक है। यहां पे डेसिमल, यहां पे डेसिमल, तो हम दो प्लेस में यहां पे डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है, तो 40.96 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच 12, 10 टू द पावर 12, तो विच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40.02 इंटू 10 टू द पावर 13
आइए 10 टू द पावर 12 को ऊपर ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 40 ठीक है 96, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 40.02 इंटू 10 बचेगा, होल डिवाइडेड बाई 40.96। अब ये वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर वैल्यू से क्या है, छोटा है, तो लगभग मान के चलिए लेस देन 1 होगा, ठीक है, दैट मीन्स 0.98 समथिंग होगा, लेकिन इंटू 10 है, ठीक है, तो ये आपका 0.98 समथिंग होगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो इंटू 10 है, विच इज इक्वल टू 9.8। क्या निकाले हैं फोर्स, तो यूनिट होगा आपका न्यूटन। तब यहां पे देखिए 1 किलो बॉडी अगर ऑब्जेक्ट क्या हो अर्थ का, ठीक है, यानी यहां पे आपका अर्थ ये हो गया, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे ऑब्जेक्ट हो तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है, तो 9.8, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो 9.8 न्यूटन। तो फर्स्ट केस में आपका कितना था, 1 किलो बॉडी और 1 किलो बॉडी के बीच में, जब 1 किलो बॉडी और दूसरा 1 किलो बॉडी या दोनों के बीच में दूरी कितना था, 1 मीटर था, ये 1 किलो था, ठीक है, और ये 1 किलो था। लेकिन यहां पे आपका क्या है, एक आपका ह्यूज बॉडी है, एक आपका क्या है 1 किलो बॉडी है, लेकिन दोनों के बीच में दूरी जो है कितना है, वो भी ह्यूज है, दैट मीन्स 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो इस केस में आपका वैल्यू इतना आ रहा है, और इस केस में आपका वैल्यू कितना आ रहा था, तो F इक्वल टू आपका कितना आ रहा था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। तब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए, ये -11, तो इतना ना नेग्लिजिबल था कि ये महसूस नहीं हो रहा था। ये आपका क्या है 9.8, क्या है, इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा है, और ये इतने फोर्स से क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, यानी जो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर हो अर्थ के, तो उसको इतने फोर्स से क्या करता है, अपने तरफ पुल करता है, ठीक है। तो ये फोर्स हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो यानी कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या यहां पे हो, अर्थ सरफेस पे हो, तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है, द फोर्स ऑफ क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करें कि अगर बॉडी आपका कहां पे हो, दोनं ही हेवी हो, ठीक है, दोनों ही हेवी हो, तो एक बॉडी आप ले लीजिए आपका अर्थ, ठीक है, इसके चारों तरफ कौन घूमता है, इसके चारों तरफ कौन घूमता है, मून, ठीक है, इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, मून, ठीक है। तो ये अर्थ ले लीजिए, इसको अर्थ मान लीजिए, इसको मून, ठीक है। अब इसका मास कितना होगा, तो मास इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। इसका मास कितना होगा, मास ऑफ द मून, तो 7.4 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, मास ऑफ मून, क्लियर। नाउ उसके बाद से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी जो है सेंटर से लिया जाए तो कितना होगा, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फोर्स, F इक्वल टू G, इसको मान लीजिए मास ऑफ अर्थ, इसको स्मॉल m को मान लीजिए मास ऑफ मून, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी r²। नाउ पुट द वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो F इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 6.67
इंटू 10⁻⁻11, ये आपका क्या हो गया जी का वैल्यू। अर्थ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻24। मून का वैल्यू कितना हो जाएगा 7. ठीक है, मास। अब इन दोनों के बीच की दूरी तो किसमें है, किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 3.84 इंटू 10⁻5 कर दीजिए तो 30 बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 8 हो जाएगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको कितना आएगा 2.01। ठीक है, 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, इसका क्या आएगा वैल्यू आएगा। अब थिंक अबाउट दैट, देखिए इसमें वैल्यू, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आएगा 2.01 इंटू 10⁻20। अब फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में जब बॉडी 1 किलो का था तो फोर्स कितना आ रहा था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। सेकेंड केस की बात करें जब लाइटर बॉडी और हेवियर बॉडी का फोर्स कितना आ रहा था तो 9.8 न्यूटन। और थर्ड केस में जब हमने दोनों ही हेवनली बॉडी लिया तो कितना आया फोर्स 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। अब देखिए 10⁻20 न्यूटन, तब ये तो क्या है, इन दोनों से ही एक्सट्रीमली हाई है। इसीलिए ये जो फोर्स अर्थ जो है मून के ऊपर जो ये दोनों के फोर्स है, ये फोर्स कितना है, इतना है 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसी कारण जो मून जो है अर्थ के चारों तरफ उस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण उतने फोर्स से उसको खींचता है, इसलिए वो उसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतना फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये फोर्स जो है अर्थ ने मून के ऊपर लगाया, चाहे 1 किलो मासेस ऑफ ईच बॉडी लिए तो उसने उसके ऊपर लगाया। तो जैसे हम लोग चैप्टर 2 में फोर्स में पढ़े थे न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के ऊपर लगाता है जितना फोर्स, तो जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये लॉ अगर हम लोग पढ़े हैं तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है इक्वल। दैट मीन्स अर्थ ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, दैट फोर्स कितना आ रहा है, तो 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो मून भी तो उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर लगाता है तो अर्थ जो है मून को क्या करता है, अपने चारों तरफ खींचा है, मतलब घुमा रहा है। दैट मीन्स, या उससे भी दूसरा लॉजिक, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं तो अर्थ के सरफेस की तरफ आता है। दैट मीन्स वो अर्थ और वो मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है। जैसे सरफेस की ही बात करें तो 9.8 न्यूटन फोर्स से अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का हिसाब देखें, हम यहां पे लॉजिक देखें तो वो ऑब्जेक्ट भी तो उतना फोर्स से अर्थ को खींच रहा है। तो अर्थ ऑब्जेक्ट को खींचता हुआ दिखाई देता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, वही फोर्स के कारण। लेकिन वही फोर्स से ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, तो वो हमको क्यों नहीं दिखाई देता है? फोर्स तो उतना ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।